नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियोज में बात हुई थी संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में, उनकी क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा की गई थी और उसमें कुछ फिगर्स बताए गए थे, जैसे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में कि उनकी क्या विशेषताएं होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि वो जो उनका चतुर्भुज में वो महत्व समझ में सही से नहीं आया है। जो आपने महत्व के बारे में बात की है कि ये चतुर्भुज में या कहीं अन्य सवालों में उनका क्या महत्व है वो समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से उन पर चर्चा करके आपको बता दूं कि आपको वहाँ पे उसकी महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं। अब जैसे त्रिभुज हमारे पास है, अब त्रिभुज में होता क्या है कि कोई एक ऐसी भुजा है, अब यहाँ पे ए बी सी और यहाँ डी ई हो गया। कोई ऐसी भुजा है जहाँ की बी सी और डी जो है ये क्या है, समांतर है। यहाँ पे बी सी समांतर डी ई, बी सी और डी समांतर हैं। अब समांतर हैं तो इन ये एंगल पता है, ये दोनों एंगल क्या हैं, पता हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एंगल ये 80 डिग्री है, तो ये क्या है, ये इसको 70 कर देते हैं, इसको 80 कर देते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है। तो अब तो देखिए त्रिभुज के रूल से हम एंगल ए को तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एंगल डी और एंगल ई क्या होगा, एंगल डी और एंगल ई क्या होगा। क्योंकि अगर एक एंगल मालूम रहेगा तो त्रिभुज के सभी एंगल को नहीं फाइंड कर सकते। अगर से त्रिभुज में समद्विबाहु हो तो बात अलग हो जाती है, समबाहु हो तो बात अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर न समद्विबाहु है न समबाहु है, तो हम डी और ई को कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए संगत कोण और एकांतर कोण का जो महत्व है ना, अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। है क्या कि संगत कोण और एकांतर कोण को जब हमने बताया कि जब कोई दो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ जो संगत कोण बनते हैं ना, जैसे अब ये क्या हुआ, ये संगत कोण हुआ, तो ये आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब समांतर होती है तब। समांतर नहीं रहेंगे तो नहीं बराबर है। लेकिन यहाँ पे बात कही गई है कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तब देखिए ये क्या हुआ, संगत, अर्थात ये जो कोण है 70 अंश और यहाँ पे जो यह कोण बन रहा है डी का, वह दोनों क्या हुए, बराबर हुए कि नहीं, अर्थात ये भी 70 हुए। उसी प्रकार अब ये वाला अगर ऐसे लाइन रहे तो ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, देखिए यही ना बन रहे हैं, संगत हुआ कि नहीं, अर्थात ये भी संगत हो गया। तो जब संगत हो गया ये दोनों, तो अब बताइए कि यह कोण 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। और जिसके कारण हम क्या पता लगा लेंगे कि एंगल डी जो ए डी और ए ई डी कितने कितने अंश के होंगे। अब इनके कारण जो है इनको भी हम फाइंड कर सकते हैं और इनको भी कर सकते हैं। अब लाइनियर पेयर हो गए तो 180 में से इसको निकाल देंगे तो ये मालूम हो जाएगा, इसको निकाल देंगे तो ये मालूम हो जाएगा। या तो हमें यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के रूल से निकाल सकते हैं। यदि आपको त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज ये सब नहीं जानकारी है तो आगे वीडियोज कोर्स जब इनका शुरू होगा तो आपको मिलेगा। पहले आप एंगल्स को समझें कि इनकी महत्व आगे चल करके क्या होने वाली है, तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो त्रिभुज मैंने बता दिया, वहाँ पे हमने चतुर्भुज लिया था। मान लीजिए कि चलिए चतुर्भुज ही हम ले लेते हैं। अब चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर ए बी सी डी है। कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी और जबकि ए डी समांतर बी सी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं। अब इसमें एक ऐसे विकर्ण खींच दिया गया। अब क्या हुआ, विकर्ण खींच दिया गया। अब बोला जाएगा कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इजी है कि जब ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों समांतर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब सर्वांग सम कांग्रुएंट की बात आती है तो वहाँ पे अगर यदि आपको मालूम होगा तो आप इन भुजाओं के माध्यम से, साइड के माध्यम से इनको सर्वांग सम कर सकते हैं। परंतु यदि कह दिया जाए यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है, लेकिन
कहा जाए कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि AD बराबर BC, AD समांतर AB समांतर BC और AB बराबर CD ज्ञात है, इतना क्या है ज्ञात है, तो AD और BC को बराबर सिद्ध करके दिखाइए। अब बराबर सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। अब सर्वांग सम करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज लेंगे ABC और त्रिभुज CDA, इधर से ABC आए तो इधर से CDA आएंगे, तो यहाँ देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में, और मैं यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर क्या है AB इक्वल टू CD तो दिखाई दे रहा है, और AC जो है इक्वल टू CA, यानी AC या CA दोनों क्या है इक्वल हैं। यानी क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। अब बात आई कि हमारे दो तथ्यों से कोई भी सर्वांग सम त्रिभुज नहीं होते, हमें तीन तथ्य चाहिए, तब तीसरा कहाँ से मिलेगा। तीसरा देख रहे हैं कि इनको तो सिद्ध ही करना है, इनको क्या करना है वेरीफाई करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो हमें तीसरी चीज़ कहाँ से मिलेगी, अगर हम ध्यान देंगे, अभी बात हो रही थी कि ये समांतर यदि हैं और ऐसे कोई रेखा काट रहा है इनको, तो इधर का कोण और इधर का कोण क्या हो जाएगा एकांतर, जो कि उस वीडियोज में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यानी कि अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें कि जो वहाँ पर चीज़ें दी गई है कि यहाँ पे एकांतर कौन है, तो अर्थात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये और ये एकांतर है, क्योंकि ये समांतर रेखा देखिए है ना। अब यहाँ पर हम इस लाइन को हटा दें, इसको भी हटा दें, और इस लाइन को हटा दें, इसको भी हटा दें, तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इसी तरीके का चतुर्भुज बना हुआ नज़र आएगा, आपको वहाँ पे इजली दिखाई दे रहा है। जब आप इस तरीके से प्रयोग करके आप अपने दिमाग को यूज करेंगे तो आपको ये बारीकी से समझ में आ जाएगा, यस ये कौन सा कोण है एकांतर कोण है। वहाँ पर त्रिभुज में असंगत कोण, यहाँ भी एकांतर कोण यूज होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको एकांतर कोण की सहायता हुई। तो एकांतर कोण की मदद से एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA इक्वल हो गया, इसलिए हम त्रिभुज ABC कांग्रुएंट यानी सर्वांग सम CDA लिख देंगे। जब हमारे ट्रिंगल, दोनों ट्रिंगल सर्वांग सम का मतलब कि सभी अंग समान, संगत कोण समान, संगत भुजा समान, इसका संगत ये है, इसका यही है, इसका कोण ये है, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, और ये भुजा इसके बराबर हो गया, और ये कोण इसके बराबर, अर्थात हम इसलिए लिख देंगे कि इसलिए AD बराबर BC। हम इस प्रकार से सर्वांग सम कर सकते हैं। अगर सर्वांग सम की सवाल आपको आती होगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं इनकी कोर्स जब शुरू हो गए सर्वांग समता के तो आप वहाँ से पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ से संगत कोण और एकांतर कोण तथा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180, उस दिन जो पिछले वीडियोज में आपको मिला था वहाँ पे बताया गया था। अब यहाँ पे त्रिभुज चतुर्भुज दोनों लेकर के बताया जा चुका है कि किस प्रकार से सर्वांग सम हो जाए, किस तरीके से संगत कोण और एकांतर कोण का प्रयोग जो है, यानी उनकी महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा, अर्थात हमारे लिए संगत कोण एकांतर कोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उनको जो है कि इग्नोर करके हम किसी भी सवाल को लगाना चाहे तो यदि उनका यूज न किया जाए तो हमें परेशानी होना संभव है, क्योंकि जहाँ पर ऐसी दशा आएगी कि हमें संगत कोण और एकांतर कोण की मदद चाहिए और हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल त्रिभुज के रूल और चतुर्भुज के रूल, उनके गुणों को जानने से हम सभी सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। वेरीफाई करने वाली सवालें होंगी, उनको वेरीफाई नहीं कर सकते। अर्थात कोई भी सवाल होती है तो उनको जानने के लिए, समझने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। आपको बता दें, कुछ आपको कन्फ्यूजन यदि हो रही है, जैसे कि इसको एक पढ़ना है, क्या करना है एक पढ़ना है। अब एक पढ़ने के लिए बच्चे को पढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि शब्दों में लिखो। अब जब बेचारे को शब्द में लिखना होगा, ऐसे बोलेंगे एक एक तो वो समझ जाएगा, अब कहा जाएगा कि शब्द में लिखिए, कैसे लिखिए शब्द में। तो अब तो यह गणित हो गया, एक लिख ले रहा है लेकिन शब्द में लिखना होगा तो उसे अ से लेके अह तक, क से लेके ज्ञ तक, ये सब सारी अक्षरों का
मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। अर्थात हमें काउंटिंग याद करना है, उनको कैसे बोल रहे हैं उनको पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जब हम आगे चल करके हाई स्कूल और इंटर में बहुत सारे सवालों को सिद्ध करेंगे तो बहुत सी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण और एकांतर कोण कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे जितनी जानकारी दी गई होगी तो आप इससे संतुष्ट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो कोर्स एंगल में पढ़ाया जा चुका है लेकिन उनके गुणों को आप अच्छी तरीके से नहीं समझे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। चलिए इनको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए, बात हुई थी अंतःकोण और बहिष्कोण के बारे में। अंतःकोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है। अंतःकोण इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, और बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हम दोनों का नाम लिख दे रहे हैं, बहिष्कोण, इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। अब अंतःकोण और बहिष्कोण के बारे में आपको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि पिछले वीडियोज में बताए गए थे कि ये कौन से कोण होते हैं। तो जिस तरीके से बताया गया है कि कोई ऐसे चतुर्भुज रहेगा, जब चतुर्भुज रहेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब किसी एक लाइन को बढ़ाया जाए तो वह हमारा क्या हो जाता है, बहिष्कोण हो जाता है। लेकिन उसके अंदर वाले जो कोण होते हैं उनको अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर, इसमें जो इसके अंदर होगा वह अंतःकोण होगा। इसके अंदर ये और ये, जबकि यह क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण हो गया। अब बहिष्कोण के बारे में जानकारी रहनी आवश्यक है, क्योंकि बहिष्कोण को यदि आप नहीं जान रहे हैं, अंतःकोण को नहीं जान रहे हैं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर इस चतुर्भुज को कह दिया जाए कि यह चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज होते हैं तो इनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इनके सम्मुख कोणों का योग 180, जबकि यहाँ इनका भी योग 180, यानी इसमें इसको जोड़े तो भी 180, इसमें इसको जोड़े तो भी 180, अर्थात यह दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए कि नहीं। तो इसको कहा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण, इसके यहाँ से ठीक इसके अंदर वाले से ठीक सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। यानी जब यहाँ कोण मालूम रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये कौन सा कोण हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी फिगर बनते हैं। कभी कभी यह तो सिंपल फिगर हैं, कभी बड़े होते हैं, कई एंगल्स आते हैं, उनको यहाँ से वहाँ से वहाँ उठा करके देख करके हमें क्या होता है, उनके मापों को निकाला जाता है, अंश माप पता किए जाते हैं, जिसके कारण हम सवाल में पूछी गई जो तथ्य पूछे जाते हैं उसका हम जवाब आंसर दे पाते हैं। तो इसलिए हमें अंतःकोण और बहिष्कोण को ईजिली समझ लेना चाहिए कि होता क्या है, और थोड़ी सी रूल्स क्या होता है। ट्रिंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज और चतुर्भुज में उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चतुर्भुज में सभी चतुर्भुजों में यह रूल नहीं काम करेगा। तो जब चतुर्भुज के कोर्स चलेंगे तो उस समय सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर कराई जाएंगी। चलिए अब कोटि पूरक और संपूरक की बात करते हैं। तो कोटि पूरक में बताया गया था कि कोई भी दो एंगल हैं, अगर एक का 70 अंश का कोटि पूरक निकालना है तो हमने बताया था कि कोटि पूरक में जो होता है दो एंगल होते हैं, उनका योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक 70 है या कुछ भी हो तो उसको क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर संपूरक कोण है तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 70 डिग्री का संपूरक कोण निकालना हो। संपूरक कोण निकालने के लिए
हमें क्या करना होगा, 90 के स्थान पे 180 रखेंगे और निकाल देंगे तो हमें समपूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। अब ये कोटि पूरक हो या समपूरक हो, जो लिखित सवालें होती है या बहुत सी जगह इनका यूज किया जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते या सवाल कहीं दूसरी ओर डाइवर्ट हो जाती है। इसके लिए हमें कोटि पूरक और समपूरक कोण का हमें पता होना ज़रूरी है कि ये कोण होते क्या हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में लगभग कोण की टॉपिक्स जो हैं वह समाप्त हो चुके हैं। आपको अब त्रिभुज, चतुर्भुज और अन्य चित्रों जैसे वृत्त, उसके अलावा और सारे चित्र आएंगे जिनमें आप कोण पढ़ेंगे, तो उन कोर्सों में आपको उनकी जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए अब अगला जो कोर्स होगा उस कोर्स का नाम होगा त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाएगा, एक एक त्रिभुज के गुणों को जानेंगे हम लोग। एक एक त्रिभुज के गुणों को अच्छी तरीके से जानने के बाद उनका महत्व क्या होगा, उन पर सवालें कैसे बनेंगी, सवालें कैसी आते हैं, सभी के बारे में एक एक चर्चाएं होंगी। सब पर प्रत्येक गुण पे, प्रत्येक गुण, प्रत्येक त्रिभुज, उन पे जो सवालें आधारित होंगी, एक एक वीडियो में आपको पूरा सही तरीके से मिलने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, बस इस चैनल पे बने रहना होगा, अपनी नज़र बनाए रखना होगा, कहीं वीडियोज मिस न करें, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम्स की जो तैयारियां चल रही हैं, एग्ज़ाम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और भी सारी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनकी तैयारियों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और आगे आने वाले समयों में आपको यह हमेशा के लिए काम देने वाली तथ्य हैं, तो इनको आप नोट करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे जितनी सारी जानकारियाँ दी गई होंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।